नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। और वो दिन आज आ चुका है जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे लोगों ने इस बैच को खरीद लिया है। आप सब लोगों को इस बैच पर बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने 119 रुपये में ये समझिए कि अपनी जो सिलेक्शन थी उसकी एक नींव को पक्का करा हुआ है और यहाँ से चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाली हैं। बस फिर मैं ये आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन बेसिक होते हैं हर एक एग्जाम में। मैंने आपसे बोला था बैच लेने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हर एक छोटी छोटी चीज़ जिससे एग्जाम निकलता है वो सारी चीज मैं आपको बताते रहूंगा। आपको अभी तो ग्रुप बनाई हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी सेंड करूंगा, सब कुछ करने वाला हूं, आप टेंशन नहीं लेना है। बस मैं थोड़ा बता देता हूं कि मैंने आपसे बोला था कि प्रैक्टिस सेट 16 या 15 प्रैक्टिस सेट तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो 15 प्रैक्टिस सेट आपसे मैंने बोला था कि 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 100 ही है प्रैक्टिस सेट के अंदर, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक बार में आपको 100 क्वेश्चन दे दूं तो आपको लोड ज्यादा पड़ेगा और सब्जेक्टिव तो पढ़ने होते हैं आपको, थ्योरी वगैरह। तो मैंने ये सोचा क्यों ना 50 क्वेश्चन आपको एक बार में करा दिए जाएं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सभी बच्चों ने हाँ कहा, तो ये बहुत बेहतरीन क्लास चलने वाली है। अब देखिए जैसे ये 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शनों को भी खोल के हम पढ़ने वाले हैं। जहां जहां पर जिस चीज़ की जरूरत होगी वो सारी चीज़ आपको समझा दी जाएगी। आपके 119 रुपये बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करने वाले हैं। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये पहली क्लास है, पहला सेट है और क्वेश्चन बेसिक होते हैं लेकिन उनके ऑप्शन बहुत टफ होते हैं। आप ये बात याद करना, जब आप कोई भी टेस्ट लगाते हो आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है, लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन में एंटर करते हैं तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ चीजों को नोट करते रहना। अलग से एक कॉपी बना लेना। लगभग क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर होगा 746 वाट, है ना। जो 1 हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के ही पता चल जाएगा कि सर ने इसमें लेवल क्या रखा हुआ है। बाकी आपसे कहने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण बोला है कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू मिरर, भैया कोई मिरर है उसके सामने एक हमने क्या रखी है, दर्पण वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो निकट रखने पर प्रतिबिंब जो उसका क्या बनेगा भैया, जो उसकी इमेज बनेगी वो सीधी बने, किंतु दूर रखने पर वह प्रतिबिंब उल्टा बने। तो वह दर्पण कौन सा है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने अगर हम मिरर के पास रखें तो भैया जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक हो गया। और लेकिन जैसे ही हम उसको कैसे रखते हैं, दूर ले जाते हैं, प्लेस्ड फार, तो वो कैसा बन जाता है, इन्वर्टेड बनता है। तो वो कौन सा लेंस है, वह कौन सा दर्पण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा दर्पण का गेम अभी समाप्त कर लेते हैं। मेरे साथ चीजों को सीखना है। ये होता है अवतल। ये क्या है, अवतल। अवतल यहां पर हम पॉलिश करेंगे। ये है अवतल दर्पण। ध्यान से देखना, इसका आंसर तो अवतल दर्पण होगा, लेकिन कैसे होगा, 6 चित्र बनते हैं, याद रखना। ठीक है भैया, ये अवतल है। मैं सब कुछ नोट करूंगा। अवतल है। अवतल को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश वाले लिख लेंगे। अब इस पे हम चीजों को गौर फरमाइएगा, है ना, गौर फरमाइएगा। आपको पेन क्या क्लियर दिख रही है, दिख रही होगी। यहां पर सबसे पहले यहां पर होता है पोल, इसे हम बोलते हैं पोल, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव। यहां पर होता है फोकस, जिसे हम बोलते हैं एफ। यहां पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्यान से देखना, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है ना वो अनंत पर रखी जाती है, और जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रखी जाती है तो उसका जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहां बनता है, फोकस पर। मैं यहां 1 लिख रहा हूं और ये नीचे को इमेज बननी है तो यहां भी 1 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछे जब वस्तु अनंत पर रखी रहती है तो उसकी इमेज कहां पर बनती है भैया, फोकस पर बनती है। दूसरा जब वस्तु बियॉन्ड ऑफ सी के परे, सी से दूर रखी जाती है, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे इमेज वैसे वैसे इससे दूर हटता जाता है, तो इमेज यहां पर बन जाएगी। मतलब क्वेश्चन कहेगा कि जब ऑब्जेक्ट को सी बियॉन्ड ऑफ सी के परे रखा जाता है तो इमेज कहां पर बनती है, सी और एफ के बीच में बनती है। तीसरा हम इसी पे कर लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को कहां
पर रखा जाता है, सी पर रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है। तो भैया एक लाइन और इधर खींच लो, तो इसका मतलब उसका इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, वहीं होता है। अगली बार हम फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहेगा जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाता है, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो भैया एक स्थान और इधर खींच लो, तो कहां पर बनता है चित्र, सी के परे बनता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा जाता है तो भैया इमेज फॉर्मेशन कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि सबसे पहले इन्फिनिटी से आया था। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन कहेगा कि जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, एफ और पी के बीच में रखा जाता है, तो यही वो आंसर है। ध्यान से देखना, तो वहां पर चित्र यहां पर बनता है, ये इमेज फॉर्मेशन। अगर ये 5वां नंबर था, ये भी 5वां नंबर था, ये 6ठा नंबर, तो ये भी 6ठा नंबर। ये सारे इमेज हैं, ये सारे क्या है, इमेज। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यही क्वेश्चन पूछा था कि भैया कि वह कौन सा मिरर है, जब हम उसके पास जाते हैं, पास रखते हैं, तो भैया जो इमेज है वो कैसे बने, सीधे। ये ऊपर की ओर बन रखी है, ये सारे नीचे की ओर बन रखे हैं, जो कि क्या बोलते हैं, इसे इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टे बने हुए हैं। ये चित्र सीधे बने हुए हैं। देखो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर रखा है, ये भी ऊपर की ओर रखा है। मैं इसलिए डीप समझा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस सेटों में ये क्वेश्चन बहुत आपको मिलने वाले हैं। एक बार समझा दूंगा तो आप क्वेश्चन करते रहोगे, आपको मजा भी आएगा करने में। तो तरीका पता चल गया। जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे, इमेज यहां की ओर। अब देखो वस्तु ऊपर की ओर रखे हैं, ये नीचे की ओर रखे हैं, तो इन्वर्टेड हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखा है, बहुत पास रखा है, सी और पी और एफ के बीच में रखा है, तो इमेज कहां की ओर बनेगी, ऊपर की ओर बनेगी। ये इसका आंसर हो गया, ये अवतल दर्पण। अब इसी के साथ मैं दूसरी चीज भी क्लियर करूंगा, आपको ध्यान देना, दूसरी चीज भी क्लियर करूंगा। जो चीज अवतल दर्पण में चलती है, कॉनकेव मिरर में चलती है, वही चीज उत्तल, किस में, उत्तल लेंस में चलती है मेरे भाई, है ना। कॉन्वेक्स, क्या लिखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में चलती हैं। वही चीजें किस में चलती हैं, कॉनकेव लेंस में। ठीक है, यहां 6 चित्र बनते हैं, तो यहां भी 6 ही चित्र बनेंगे। ये सेम टू सेम इसका उल्टा है बस। ठीक हो गया, तो ये इसका राइट आंसर। सभी लोग नोट करेंगे इन चीज़ों को, जैसे जैसे यहां को चलेंगे वैसे वैसे यहां को भी चलेंगे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है। ठीक हो गया, बोल रहा है हमेशा अपराइट बनता है, सीधा बनता है, वर्चुअल बनता है, और कैसे बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, स्मॉल साइड बनता है। अब देखिए, अभी हमने अवतल दर्पण पढ़ा भैया, इसमें तो सारे कैसे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे, तो इसे तो कट कर दो। क्या समतल दर्पण में, समतल दर्पण जिसमें आप है ना क्रीम पाउडर लगाते हो, फिर उस चश्मे उसको देखते हो दर्पण को, क्या उसमें आपका आकार छोटा नजर आता है या जितना था उतना ही नजर आता है? तो इसमें तो लिखा है छोटा बनता है। भैया छोटा बनता है तो ये समतल दर्पण भी नहीं हो सकता है। समतल दर्पण में तो जितने हम होते हैं उतने ही दिखते हैं। 2 ऑप्शन कट हो गए। अब रहे 2 चीजें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। मैंने आपसे अभी एक चीज कहा था कि जो चीज अवतल दर्पण में चलती है वही चीज उत्तल लेंस में चलती है। अगर भैया अगर ये इसका आंसर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा अवतल लेंस। तो याद रखना, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में कितने बनते हैं, अवतल लेंस में कितने चित्र बनते हैं, 2 चित्र बनते हैं। कितने चित्र बनते हैं हमेशा, 2। वहां अवतल दर्पण में कितने थे, 6, लेकिन अवतल लेंस में कितने हैं, 2 चित्र बनते हैं। 2 के 2 चित्र कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं भैया। कैसे बनते हैं, सीधे। आभासी है ना, हमेशा चित्र कहां की ओर बनेंगे, यहीं की ओर। ऐसे देखो, ये ऐसे होता है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये ऐसे ऐसे बनता है, तो इमेजनरी बन रहा है और हमेशा छोटा। तो याद कर लेना, अवतल लेंस में हमेशा चित्र कैसा बनता है, सीधा बनता है, इमेजनरी बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप लिखोगे अवतल लेंस लिखा आपने नोट्स बनाने के लिए, तो सामने लिख देना कि हमेशा सीधा बनाता है, हमेशा छोटा बनाता है, हमेशा कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। बस यही आपको लिखना है, ऐसे ही नोट्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 करने पर संवेग क्या होगा। यदि वेलोसिटी को हम क्या कर दें भैया, 1/3 कर दें, तो इसका मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स में लिखाया था, P = mv होता है। उसने बोला कि जो उसकी वेलोसिटी
वेलोसिटी है उसको तीसरा भाग कर दो वेलोसिटी। भैया जो पहले v था उसको अब v/3 कर दो। तो बोल रहा है मोमेंटम कितना होगा। अरे भैया यहाँ ध्यान से देखना, इसको p डैश कर देता हूँ मैं, ये पहले की स्थिति है। अब हमने वेग को तीसरा भाग कर दिया तो p डैश बराबर mv अलग लिख देता हूँ, 1/3 बाहर निकाल देता हूँ। तो p डैश बराबर 1/3 mv को मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो पहले का कौन सा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा। तो भैया 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। मैंने आपसे बोला भी था कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बन जाएगा। जैसा जैसा मैं v में करूंगा वैसा वैसा p में भी होगा। अगर v 1/3 कम हो रहा है तो p भी तो 1/3 कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है। अगर मैं कहता कि भैया अगर बताओ अगर वेलोसिटी को 2 गुना कर देता तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाता, 2 टाइम हो जाता। ठीक है, नोट करते रहना चीज़ों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। जो आपने सोचा है 119 रुपये में सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होगा। फॉर्मूला आपको बताया होगा, R = ρL/A होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करते रहना जो चीज़ आपको मिले। उसने बोला कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है ना, कोई मेरे पास लोहे का टुकड़ा है, उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको एक गैस के ऊपर रखा, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। भाई वो गर्म होगा, और वो गर्म क्यों हो रहा है, ये पेन गर्म क्यों होगी मुझे बताओ। इसके पास वाला जो पार्टिकल है वो गर्म होगा। और अगर मान लो आपको गैस के ऊपर बिठा दिया जाए तो आप दोहरी तो लगाओगे। मतलब जैसे ही हाथ पर आग के ऊपर हाथ लगाई आपने हाथ को यूं कर दिया, आपको गर्म हुई, इसका मतलब आप दूर भागने लगे उससे। तो जैसे ही पार्टिकल को गर्म किया जाता है वो क्या करता है, मोशन करने लगता है, बहुत तेज मोशन करता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल आपस में टकराए और गर्म हो गए। तो क्वेश्चन कहता है जैसे ही हमने क्या करा, टेम्परेचर दिया, उसका वैद्युत प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वैद्युत प्रतिरोध तो बढ़ता है लेकिन प्रतिरोधकता इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता ये क्या होती है मेरे भैया, कम होती है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है, लेकिन वैद्युत प्रतिरोधकता जिसे हम क्या बोलते हैं, रो कहते हैं, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसे हम बोलते हैं वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था भैया। शांति काल भी इसमें क्या होगा, सब कुछ बढ़ेगा, है ना। अभी बताते रहेंगे आगे को जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। ये रहा अगला, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है अथवा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, क्यों दिखाई देता है, क्या प्रकाश के परावर्तन के कारण। भैया प्रकाश का परावर्तन तो ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। इसका एक ही नियम है कि एंगल I बराबर एंगल R, कोण I बराबर कोण R होता है, पहला नियम। भैया प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं, भैया प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं। इसके एग्जांपल लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, है ना। हीरे का चमकना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, डायमंड जो चमकता है ना, जो डायमंड क्या करता है, चमकता है, वो किसकी वजह से करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है रेगिस्तान में मरीचिका, है ना। क्या होता है, रेगिस्तान में मरीचिका, तो दृष्टि भ्रम होता है एक, है ना। तो वो भी किसके कारण, इसी के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल लिखिए, है ना। पानी में डालने पर जो पेन होती है वो हमें टूटी हुई नजर आती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। यदि एक कांच के गिलास में मैं कोई सिक्का डालूं, वह सिक्का नीचे से तली से उठा हुआ नजर आता है, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये सारे एग्जांपल नोट करना। जैसे ही आपके 15 सेट खत्म होंगे ना, आपके सारे सब्जेक्ट एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार मिलेंगे आपको, याद रखना ये चीज को। ये रहा अगला भैया, क्वेश्चन कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ रखा था, क्या केवल
समतल, हाँ भैया समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, केवल अवतल नहीं भैया, अवतल में तो नहीं है, अवतल में तो एक ही तो सीधा बनना था, सॉरी अवतल, केवल अवतल। लेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं देख लेते हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में तो सारे नीचे को थे भैया, एक ही ऊपर को था, तो ये भी कट जाएगा। केवल उत्तल नहीं भैया, उत्तल और देखो समतल और उत्तल में दोनों में कैसे बनता है, हमेशा सीधे। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और कैसा, उत्तल। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहे मेरे भैया क्वेश्चन एम्पियर सेकंड। अब क्वेश्चनों को बच्चों को दिक्कत आती कि हमें भूल गई, याद नहीं करना है फिजिक्स में, मैं फिर बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझना है। एम्पियर किसका मात्रक होता है भैया, आई का मात्रक होता है, मतलब वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। सेकंड किसका मात्रक होता है भैया, टाइम का। तो आई गुणा टी किसका है, अरे भैया क्यू बराबर तो आई टी होता है, लिख लो फॉर्मूले, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, आवेश है, ठीक है, ये क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये रहा। आवेश का मात्रक होता है क्या, एम्पियर सेकंड। विद्युत धारा आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है, विद्युत ऊर्जा का, ठीक हो गया, ठीक है। तो आवेश यहां पर राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है। ध्यान रखना, बल किससे निकाला जाता है मेरे भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या बताते हैं, फोर्स को डिफाइन करते हैं। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V बराबर होता है आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम, भाई बहुत सारी चीजें हैं, तो जो चीजें हैं नोट करते रहना। ओम का नियम V बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है कि भैया जी जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है या जनरेट कर रहा है वो यंत्र कौन सा है। आप बोलोगे गुरुजी जनित्र है। जनरेटर आपने देखा होगा, उसको ही हम जनित्र बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर, अमीटर क्या है, अमीटर से क्या होता है, इससे वैद्युत धारा नापी जाती है, वैद्युत धारा नापी जाती है। वैद्युत धारा मापने का यंत्र ये है, ठीक है। जल्दी से करेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत धारा किससे नापी जाती है, जनित्र से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा। आप देखो कोई भी चीज कैसे तैरती है, लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है परंतु एक कील पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों। जिसका घनत्व कम होगा वो पानी पर तैरेगा, जिसका घनत्व वो डूब जाएगा। अब यही क्वेश्चन है, दूध से क्रीम अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, भैया दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्रीम का घनत्व कम हो जाएगा, तभी तो ऊपर तैरती है। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर वही रहेगा। नहीं कम हो जाता है, नहीं। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दूध से क्रीम निकालना कौन सा प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। जल्दी से बताएंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैंने साफ फिजिक्स में सारे नोट्स कराए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन थे, आप बोले थे क्वेश्चन कराओ, कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने मुझसे फिजिक्स पढ़ी है उसे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होगा। निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब भैया निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अरे भाई है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। उपयोग करना चाहिए, कोई बात नहीं, हम इसका आंसर बताते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दूर करना है तो किस प्रकार का लेंस का उपयोग करना होगा। निकट की वस्तु तो उसे दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। दूर पहुंचाने के लिए अवतल है ना, अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को क्या कर देना, फैला देना, ठीक हो गया। टू करेक्ट द इफेक्ट इन द अपेयर्स सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, इसे बोलते हैं मायोपिया, ठीक हो गया। विच लेंस और मिरर शुड बी यूजेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप क्या करेंगे, करेक्शन कर लेने, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा,
ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल राइट है एकदम। क्वेश्चन कहता है जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनसे अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है। भैया जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स वी यूज्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पर ध्यान से देखना, नॉट लिख रखा है, नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। वह कौन सी ऊर्जा है जो सोलर से तो उत्पन्न की जा सकती है लेकिन सोलर से उत्पन्न नहीं की जा सकती? इनमें से भूतापीय ऊर्जा है ना, कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी कर सकते हैं, जैव मात्रा। भैया जी, न्यूक्लियर एनर्जी को हम सोलर लाइट से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा कभी भी सोलर एनर्जी से नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला ये रहा क्वेश्चन, कहता है जब भिन्न भिन्न भारों तथा भिन्न भिन्न पदार्थों की गेंदों को समान आयतन को जल में डुबोया जाता है तो गेंदों पर कार्यरत उत्प्लावन बल क्या होगा? When space of the same volume but different masses and material are submerged in water, the beyond force acting on them is। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि जब समान, देखना, समान आयतन दोनों का समान है और जब इनको जल में डुबा दिया जाता है लेकिन अलग अलग हैं ये, ठीक है, तो इन पर जो बियॉन्ड फोर्स, ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है वो कैसा लगेगा? क्या असमान लगेगा, समान लगेगा, शून्य लगेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर आएगा समान लगेगा। कैसा लगेगा? समान। क्यों भैया? आयतन समान मतलब इनका ये देखो, ये सेम है ना, ये डब्बे जैसे सेम बने हैं। अब ये 10 किलो का है, ये 50 किलो का, इससे मतलब नहीं है, प्रकृति से मतलब नहीं रहता है। आयतन समान है ना दोनों का, तो इसका मतलब उन पर फोर्स भी कैसा लगेगा? समान लगेगा। मैंने कहा एक ये पेन मेरे पास है, ठीक है, ऐसी एक दूसरी पेन है, एक सोने की है और एक लोहे की पेन है, तो भैया दोनों पर बराबर बल काम करेगा जब इनका आयतन क्या होगा? सेम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कहां पर? क्या मैंने लिखा रखा है? विषुववृत्त या ध्रुवों पर समान होता है क्या? जल्दी बताएंगे आप लोग, है ना। बोला विषुवत, नहीं भैया समान तो नहीं होता है। द सेम ऑफ दैट इक्वेटर और पोल, नहीं भैया। इज मिनिमम एट द पोल, पोल पर मिनिमम होता है क्या? ध्रुव विषुवत पर न्यूनतम होता है क्या? ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। भैया मैंने चित्र बनाया था, यहाँ देखो, यहाँ को आर कम तो यहाँ पी पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मैंने आपको लिखाया होगा, आपने देखा होगा, पोल पर मैक्सिमम, पी मिनिमम एट द पोल। भैया नहीं, न्यूनतम नहीं, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर कैसा होता है? मिनिमम होता है। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ता है, नहीं भैया कम होता है, ठीक है। बोला इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स इज द इक्वेटर, भैया ये भी गलत बोल दिया, ठीक है। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में कराए हैं, जिसने भी मेरे नोट्स पढ़े होंगे उसे पता चल रहा होगा कि चीज़ें कैसे चलती है। केमिस्ट्री में आइए, केमिस्ट्री भी आपको बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप का मान केल्विन पैमाने पर बताओ। नोट करेंगे मेरे भाई फॉर्मूला C/100 बराबर K-273/100। ये फॉर्मूला होता है, और होता है फॉर्मूला आगे को, और होते हैं अभी और बताएंगे आपको। फ़ारेनहाइट पर भी होता है, अलग अलग होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ बताएंगे। तो 100 से 100 कट गया, मतलब C बराबर K-273, ठीक है। C कितना दे रखा है, हमें कितना केल्विन दे रखा है? 25 डिग्री केल्विन। के हमें निकालना है 273, 273 बराबर के इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 273 हो जाएगा के। तो भैया के का मान कितना आ गया? 273 और 25 200, 5 6 7 8 298 हो गया। ऑप्शन 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 नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी कुछ भी वो पूछ सकता है। इसका मतलब जब जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 प्लस सी होता है, ठीक है। जब जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है 273 माइनस के होता है। डायरेक्टली आप लोग तो ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये मैंने बता दिया। चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है? बताया हुआ है सब कुछ। आफ्टर अ बुलेट इज फायर्ड द राइफल रिकॉइल्स बैकवर्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, बिल्कुल सही। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम नियम नहीं, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम नहीं, ठीक है। सब कुछ नोट्स में करा रखे हैं, सब सारे सब्जेक्ट आएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? भैया जी यहाँ देखो, परमाणु केंद्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ईंट पर अनाज, किस पर अनाज? ईंट
पर नाच, ये होता है ईंट पर नाच। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, प्रोटॉन प्लस का होता है। मैंने कहा यहाँ माइनस और प्लस दो के दो आ जाते तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल है, उदासीन है। इसकी खोज करी थी जे थॉमसन ने कर रखी थी, है ना। रॉ से रदरफोर्ड ने कर रखी थी, और चौ से चैडविक ने कर रखी थी। ठीक हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन से क्या प्राप्त हुआ, तो भैया इन्होंने बोला, इन्होंने एक अल्फा प्रकीर्णन दिया, यहाँ पर इनका एक केंद्र होगा, है ना। ये केंद्र की खोज का पता चला रदरफोर्ड मॉडल से। तो परमाणु का केंद्र एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। जो रदरफोर्ड मॉडल है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उससे एटॉमिक न्यूक्लियस का पता चला, ठीक है। क्योंकि इन्होंने यहाँ से लाइट मारी और ये लाइट, अधिकांश लाइट तो पार चले गई, ठीक है, लेकिन कुछ लाइटें पार नहीं जा पाई। इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है जिससे ये लाइट पार नहीं जा रही है। इन्होंने बोला इसका यहाँ पर केंद्रक है, ठीक है। आ गई बात समझ में। इलेक्ट्रॉन बता दिया पूरा आपको सब कुछ, ठीक है। अगला है, एक घड़ी के दोलन कर रहे सरल लोलक में निहित ऊर्जा होती है। द एनर्जी कंटेंट इज अ सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेटरी क्लॉक। आपने घड़ी देखी होगी, ऐसे टू 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 ऐसे जो घूमती है घड़ी, है ना। आपने देखी है, टू टू भी करती है, ऐसे टू टू नहीं करती है, ऐसे करती है टक 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 टक, ऐसा करती है। तो बोल रखा है कि इसमें जो टोटल एनर्जी है ना वो क्या होती है। एक दिन आपको क्लास में बताया था, कुछ भी चीज़ हो, चाहे उसमें कोई भी एनर्जी हो, हमेशा वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो भैया गतिज ऊर्जा नहीं नहीं नहीं, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया भी था नोट्स में, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, अधिक तारत्व वाली ध्वनि क्या आवृत्ति है। बोला साउंड विद अ हायर पिच हैज, जिसकी किसकी होती है। मान लेते हैं अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है, फ्रीक्वेंसी है ना। बोला जो हायर है, जिसकी पिच हायर है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होगी, पूछ रहा है, उच्च होगी भैया, हाई फ्रीक्वेंसी होगी। कैसी फ्रीक्वेंसी होगी, उच्च फ्रीक्वेंसी। आपने देखा है बाघ की आवाज़ और बिल्ली की आवाज़, अंतर है ना। आपने देखा होगा बाघ की आवाज़ क्या होती है, बहुत तेज आती है, बिल्ली की आवाज़ बहुत पतली आती है। जिसकी आवाज़ पतली है उसका तारत्व ज़्यादा है, उसका पिच ज़्यादा है। जिसकी आवाज़ भारी है उसका पिच कम है, उसका तारत्व कम है। समझ में आ गया होगा सिंपल भाषा में। तो बोला अधिक तारत्व वाली की जो आवृत्ति है वो भी कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है। न्यूटन के पहले नियम का अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई होगी फिजिक्स के अंदर। जितनी क्लासें पढ़ाई हैं और क्वेश्चन देख लो सारे कैसे हैं, एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूटन के प्रथम नियम का तो है, इसके अंदर भी किसका है, विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको फिर से आप कमेंट में दोगे मेरे भाई, पढ़ रखा है तो चीजों को रिवाइज करते चलो। न्यूटन के द्वितीय नियम भैया क्या था, न्यूटन का दूसरा नियम था F बराबर ma। दूसरा नियम बल को बताता था, लिखते रहना, बल को बताता है, बल को बताता है। दूसरा नियम बल को बताता है, लेकिन जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा नोट करते रहना, अपने हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए, सब कुछ नोट होनी चाहिए, ये परिभाषा देता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, संवेग के नियम का नहीं भैया, संवेग का नियम नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 22वां क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, गर्म जल प्राप्त करना है। ऑन विच डे इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन हॉट वाटर यूजिंग अ सोलर वाटर हीटर। हमारे पास क्या है, सोलर क्या है भैया जी, सौर जल तापन है, सोलर वाटर हीटर है। तो इसका उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते, धूप वाले दिन। अरे भैया इस दिन तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। गर्म वाले दिन इस दिन भी कर सकते हैं, है ना भैया। पवनों वाले दिन, जिस दिन क्या चलेगी, पवन चलेंगी, विंड चलेंगी, उस दिन नहीं। कौन से दिन, बादलों वाले दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते भैया। बादल लगे हैं तो सूर्य कैसे पहुंचेगा, पानी गर्म कैसे होगा। बेसिक क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया होगा। ये रहा
अगला क्वेश्चन कहता है किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैसी तरंग उत्पन्न होगी। द वेव प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टोन इज थ्रो इनटू अ काम पाउंड आर एन एग्जांपल ऑफ। एक तालाब है शांत, है ना, एक व्यक्ति था जो कि बहुत उदास था, उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ रखा था और वो छोटे छोटे कंकड़ तालाब के किनारे यहाँ पर बैठा हुआ था और यहाँ से पत्थर मार रहा था। यहाँ से एक मछली आई और बोला कि ऐसे ना मारो मेरे दीवाने को, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से वेव प्रोड्यूस हुई। ध्यान से देखना, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, ये वेव प्रोड्यूस, यही वेव हैं। वेव एक समान आगे को चलती हैं। और ध्यान ये रखना कि पानी के सतह पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, नोट करना, पानी के सतह पर जो वेव उत्पन्न होती हैं उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। कैसी बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। और पानी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उसे अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पानी के अंदर दो प्रकार के वेव उत्पन्न होते हैं, ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल। सरफेस पर ट्रांसवर्सल, पानी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन पूछेगा अब शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंग होंगी वो कैसी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के ऊपर जो तरंगे दिख रही है ट्रांसवर्सल है, अंदर वैद्युत तरंगे हैं। अगले क्वेश्चन पर मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आपको चीज़ों को समझने में, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, ऐसी मैं कामना कर रहा हूँ। निम्न में किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? भैया केमिस्ट्री में मैम ने आपको पढ़ा रखा था कि क्या होता है, अरे क्या जल है, क्या वायु है, क्या लोहा है, क्या पारा है। वहाँ पर साफ साफ एग्जाम्पल दिया था एफी का कि लोहा जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ, है ना, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया, दो के दो क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो लोहा है। जल, वायु के कुछ सेम ही नहीं होता भैया, दो के दो डिफरेंट होते हैं। पानी का आयतन तो सेम होता है परंतु आकृति सेम नहीं होती। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित, शून्य। बोल रहा है m द्रव्यमान का कोई प्रोटॉन है, एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे E = mc²। ठीक है, बोल रहा है कि प्रकाश के वेग से गतिशील कर रहा है। भैया अगर कोई प्रोटॉन अगर प्रकाश के वेग से गति कर रहा होगा, इसका मतलब उसकी चाल को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, इंक्रीज बट फाइनाइट, अपरिवर्तित, असीमित। इन्फिनाइट हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक हो गया, कर लिया होगा क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? ईंट पर नाच, नौ से न्यूट्रॉन, नाचो, चौ से चैडविक। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चैडविक बिल्कुल सही। जे थॉमसन ने किसका खोज करी थी? है ना, केंद्रक की। केंद्रक लिख दूं मैं? नाभिक, केंद्रक लिख देता हूं। ठीक हो गया। रदरफोर्ड ने पॉ से प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। मोजले, अभी पढ़ेंगे, मोजले के नियम भी आएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे सब कुछ। ये रहा अगला, निम्न में से ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातज भैया इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन परमानेंट, भैया क्या लिख दिया है? ऊर्ध्वपातज, इसको हम लिखते हैं सब्लिमेशन जिसे बोलते हैं। कौन सब्लिमेशन है? सब्लिमेशन सबस्टांस है, ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातन बताया हुआ था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे गर्म करने पर डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, बिना द्रव में बदले। क्योंकि कोई भी चीज़ है 3 स्टेट से बनती है, पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस, या फिर पहले ठोस फिर द्रव गैस। लेकिन भैया द्रव बन ही नहीं रहा है, द्रव बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या बताए थे? कपूर जो बताया होगा, दूसरी चीनी नहीं भैया, ऐसा नहीं है। नमक नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, नहीं 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 भैया, अमोनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है बच्चों को फंसाने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे NH4Cl, NH4Cl या NaCl4। जल्दी बताओ भाई क्या होता है ना? होता है 9 सादर का फॉर्मूला NH4Cl, NH4Cl 9 सादर इसे हम बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन ये रहा, एंटीमनी है।
एंटीमनी क्या है भैया? एंटीमनी एक एंटीमनी इज अ धातु, अधातु, अक्रिय गैस, उपधातु। ये उपधातु है, नॉन मेटल है, सॉरी मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। आपको पता होना चाहिए एंटीमनी का, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? द IUPAC नेम ऑफ द एथिल अल्कोहल। मैथ एथ में 2 C होते हैं, एक C ये रहा, एक ये रहा, तो CH3 CH2 अल्कोहल मतलब OH। इसका IUPAC नेम बता दो क्या होगा भैया? CC 1 2 1 2 1 2 H H H H H, यहाँ OH लगा है तो क्या हो जाएगा? 2, जहाँ पर 2 C होते हैं, देखो 1 C अगर होगा तो उसे बोलते हैं मैथ, 2 C होता है उसे बोलते हैं एथ। चीज़ें लिखते रहो, चीज़ें नोट हो रही हैं सारी। 3 को क्या बोलते हैं? मैथ एथ प्रोप। C4 ब्यूट, C5 पेंट, मैथ एथ प्रोप, ये पो है, प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट, है ना, ऑक्टेन, डीके, नोनेन, ये सब चलते हैं। तो 2 C को क्या बोलते हैं? एथ। तो भैया एथ वाला आएगा, एसिटिक अम्ल नहीं, एथेनोइक अम्ल नहीं, मेथेनॉल नहीं, एथेनॉल। OH को हम ऑल बोलते हैं, जहीं OH मिल जाएगा ना तुम्हें बोल देना, वो ऑल आएगी, उसकी साउंड ऑल की साउंड आएगी। देखो एथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता? मैथ कितना है? एक ही C है। अगर CH3OH होता तो हम इसको पढ़ते क्या? मैथेनॉल। मैथ एक ही C है तो उसे मैथ पढ़ेंगे, OH आ गया तो ऑल आएगा, तो मैथेनॉल। ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है जिसमें COOH आ जाता है, वो सारे एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। नोट करते रहेंगे, जितनी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक हो गया। एथेनोइक अम्ल, मेथेनॉल बता दिया, एथेनॉल बता दिया। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम या नाइट्रोजन? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत मजेदार तरीके से आपसे पूछ लेगा और आप कहोगे कि ये क्वेश्चन तो हमने करे ही नहीं थे, ये क्वेश्चन कहां से आ गए? जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलियम और नाइट्रोजन। या तो हीलियम में या तो नाइट्रोजन में किसका परीक्षण किया जाता है ना? किसी ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण के लिए, भंडारण के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड टू स्टोर फ्रेश ऑयल सैंपल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? बहुत लंबे समय तक परीक्षण के लिए रखना है तो हीलियम या नाइट्रोजन में रख दोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में पढ़ाएगी। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? विच गैस मेक्स लाइम वाटर, है ना, मिल्की, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अमोनिया नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। भैया क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी को कैसा बना देता है? दूधिया बना देता है, मिल्की बना देता है। ठीक है। चूने का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक हो गया। मुझे बताएंगे NaSCO3 किसका फॉर्मूला होता है? मुझे बताएंगे आप लोग ये चीजें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एप्सम। आई भाई क्या क्वेश्चन आ गया? एप्सम, जिप्सम नहीं, जिप्सम तो CaSO4 × 2H2O होता है, इसे पढ़ते हैं जिप्सम। CaSO4 × ½ H2O, इसे पढ़ते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भैया एप्सम ऐसे नाम दिखते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। एप्सम क्या है? विच इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ इप्सम सॉल्ट? हाँ भैया, क्या ये मैग्नीशियम सल्फेट है? मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4। फेरस सल्फेट, फेरस FeSO4। लेड ऑक्साइड Pb ऑक्साइड PbO4 या Pb2O4, क्या होता है आप लोग बताएंगे, है ना? थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। तो भैया तो इसका आंसर हो जाएगा, जो एप्सम का औद्योगिक नाम होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। क्या होता है? MgSO4। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा है फेरस सल्फेट FeSO4।
इसे हम बोलते हैं हरा कसीस। यही है वो हरा कसीस। नोट करेंगे हरा कसीस, जल्दी से क्या करेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, हरा कसीस बोलते हैं। ठीक हो गया। अगला है लेड ऑक्साइड, इसे बोलते हैं लाल कसीस। ठीक है, ये होता है Pb3O4 होता है, सॉरी Pb3O4, इसे बोलते हैं लाल कसीस। क्वेश्चन बोल देगा लाल कसीस का फॉर्मूला बताओ, Pb3O4, इसे हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। लेड परऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Pb, है ना। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है। लेड परऑक्साइड का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। Pb2O3, शायद मैं करेक्शन कर दूंगा अगर गलती हुई होगी यहाँ पर, है ना, तो इसको देख लेना। अभी फ़िलहाल अभी याद Pb2O3 ही नज़र आ रहा है, मुझे याद आ रहा है, लेकिन अगर फिर भी इसमें कुछ गलती होती तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेड परऑक्साइड Pb2, टू तो भाई कैसे आता है, टू तो टाइम आता है। Pb है ना, PbO3, Pb लेड परऑक्साइड, या तो ये होगा या तो PbO2 होगा, PbO2। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ऐसी कोई नहीं है, ग्रुप पे ही बता दूंगा। लेकिन लेड परऑक्साइड का PbO2 या फिर बताया था Pb, जो ही बताया हुआ था अभी, और बाकी इसका बता दिया है, फेरस सल्फेट का बता दिया है, लेड ऑक्साइड का बता दिया। ठीक है, और मेरे हिसाब से यही इसका सही होगा, बाकी आप लोग देखना, मैं करेक्शन कर दूंगा इसको अगर ये गलत हुआ होगा तो। अगला ये रहा क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। भैया नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक जो एसिड है वो किस पर बेअसर होगा, मतलब जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, इनफेक्टिव होगा, जिस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। आपको पता है सोना धातु पर कोई भी चीज़ इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे बताएंगे चांदी, सिल्वर और तांबा, तांबा किसका मिश्रण होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है। बोला है सबसे ज़्यादा अम्ल इसमें किसका है, Bi2O3 हैं तो सारे अम्ल भैया, Sb2O3, N2O5, AS2O3, तो सबसे ज़्यादा इसमें अम्लीय हो जाएगा Sb2O3, जो सबसे ज़्यादा क्या है, अम्लीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोला है जो इक्वेशन दे रखी है ये किसका उदाहरण है, Fe2O3 प्लस Al, Al2O3 प्लस Fe। भैया देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये Fe की जगह क्या आ गया है, Al उठ के आ गया है और Fe उठ के बाहर चले गया है, मतलब इस Al ने इस Fe को भगा दिया। तो कौन पावरफुल होता है, जो पावरफुल होता है वो दूसरे को भगा देता है, दूसरे मतलब जो कमजोर होता है उसको भगा देता है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि Fe लोहा एल्यूमिनियम से कमजोर है, मतलब कम क्रियाशील है। तो भैया ये तो विस्थापन करा है, अपनी जगह यहाँ आ गया, अपनी जगह छोड़ के आ गया, इसको भगा दिया है। संयोजन में तो चीजें जुड़ती हैं, कॉम्बिनेशन में होता है चीजें जुड़ना। भैया द्विविस्थापन मतलब दोनों में विस्थापन होना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वियोजन मतलब होता है चीजों को टूटना, डिकम्पोजिशन जिसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया विस्थापन अभिक्रिया यह है, इसमें चीजें डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, एक चीज इसमें क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। देखा Al यहाँ, तो इसमें Al और Fe में कौन ज्यादा क्या है, क्रियाशील होगा। आप बोलोगे Al ज्यादा क्रियाशील होगी, Fe कम क्रियाशील होगी, तभी तो इसने इसको विस्थापित किया हुआ है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है। भैया जल्दी बताइए, बेकिंग पाउडर आपको पता है, बेकिंग पाउडर जिसे हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर ही बोलते हैं, है ना। जब इसको हीट किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आप बोलोगे कि CO2 गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37वां, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या तात्पर्य है कि इफ द बॉटम ऑफ अ कुकिंग वेसल, है ना, टर्न्स ब्लैक फ्रॉम द आउटसाइड वाइल कुकिंग इट इंडिकेट्स दैट। क्या इंडिकेट करेगा, अगर खाना भैया जो बर्तन है अगर वो काला हो रहा है तो इसका मतलब क्या भोजन अच्छी तरह नहीं पका है, गलत। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जो हमारी लकड़ियां हैं, अगर देखा होगा आपने कि अगर वो गीली होंगी, अच्छी तरह से नहीं जलेंगी तो वो बर्तन को काला कर देती। तो इसका आंसर यही होगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। अगर ईंधन अच्छे से नहीं जलेगा तो बर्तन की तली काली हो जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। ठीक है, धातु को हम पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं क्या चीज़ भैया, तन्यता बोलते हैं, डक्टिविटी बोलते हैं। अर्धात वर्धनीयता किसे कहते हैं, चादर के रूप में फैलाना। किसके रूप में फैलाना, पतली चादर, पतली चादर के रूप में। आपने देखा हुआ टीन देखी ना, वही तो चादर है, पतली चादर के रूप में फैलाना आधार। भैया सोनोरिटी किसे बोलते हैं, ध्वनिकता, मतलब ध्वनि उत्पन्न करती हैं ये। अगला है चालकता, कंडक्टिविटी, भैया ठीक है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाह होती है। ये रहा अगला क्वेश्चन। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने का कहते हैं संक्षारण तथा यह एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी है। विलयन तथा एक भौतिक परिवर्तन, भैया विलयन तो नहीं कहते हैं, विलयन नहीं कहते, संक्षारण में से एक आंसर होगा, लोहे पर जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। क्या संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक एवं रासायनिक दोनों हैं। भैया ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह संक्षारण है और एक रासायनिक परिवर्तन है, कोरोजन है, विच इज द केमिकल चेंज। ये क्या होता है, केमिकल चेंज है। ठीक है, करेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताओ क्वेश्चन, इतना बेसिक सा क्वेश्चन है ना, लेकिन बच्चों के पसीने छुड़ा देगा ये क्वेश्चन। बोल रहा है Cl आयनों में संयोजकता, Cl में नहीं, Cl माइनस है भैया, यहां पर देखो Cl माइनस, हाँ ये है Cl माइनस आयन, ये रहा Cl माइनस में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आप बताओ। अच्छों के पसीने छुटा देगा ये क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दी से आंसर देखेंगे। Cl होता है परमाणु क्रमांक 17, जिसे लिखते हैं 2, 8 और 7। माइनस मतलब इस पर एक ज़्यादा है, इसने ग्रहण कर लिया है, तो Cl माइनस हो जाता है 18। एक माइनस हो गया ना, इस पर एक बढ़ गया, मतलब अब इस पर माइनस चार्ज आ गया, मतलब ज़्यादा हो गया इस पर, तो हमने बोला कि एक दे सकता है, तो एक माइनस कितना हो जाएगा, 2, 8 और 8। जिसने भी 18 लगाया सब गलत हैं, और यह जल्दीबाजी पेपरों के अंदर गलत हो जाएगी। बच्चे 18 लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, अगर ये पेपर में आ जाएगा तो आधे से ज़्यादा 18 लगाएंगे इसका आंसर। 18 नहीं होगा मेरे भाई, 8 होगा, 8। ये बोल रहा है संयोजकता कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन, भैया 8 है, तो 8 इसका आंसर होगा। 18 वाले जितनों ने भी आंसर लगाया था सब गलत हैं। आपने तो सुबह देख लिया होगा, पीपीटी मैंने भेज दी थी, आंसर लगाने को बोला था, बताना कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, मेरी पढ़ाई में से कितना आया था। ये रहा अगला। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है, इन अ फायर एक्सीडेंट। अच्छा, फायर एक्सीडेंट में बोला ना, कि बोला है फायर एक्सीडेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर हीट, पत्थर, पॉलीमर या लकड़ी। बोल रहा है अगर जब फायर एक्सीडेंट होता है तो उस समय सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है। ठीक है, ये तो बोल रहा है मोर हीट, तो भैया इसका आंसर आ जाएगा पॉलीमर। जो पॉलीमर होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बहुलक। अगला अभी पढ़ेंगे हम बहुलक केमिस्ट्री के अंदर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, जो बायोगैस है उसमें क्या पाई जाती है, एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जल्दी बताएंगे, एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितना परसेंट पाई जाती है मेरे भाई, 75% पाई जाती है। कितना पाई जाती है, लगभग 75% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है फिटकरी का प्रयोग होता है। फिटकरी का प्रयोग क्या है, पीड़ाहारी, उर्वरक, रोगाणुनाशी, जलशोधक। क्या ये पीड़ाहारी है, क्या ये फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, एंटीसेप्टिक है, क्या रोगाणुनाशक, क्या ये जलशोधक है। हाँ भैया, वाटर प्यूरिफायर है, ये एक जलशोधक है। कौन, फिटकरी, इंपॉर्टेंट है। फिटकरी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर लगाएंगे रोगाणुनाशक, जो कि गलत हो जाएगा। मैं बताते, मैंने ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। नींबू में एसिड पाया जाता है, नींबू में कैसा एसिड पाया जाता है भैया, नींबू में लैक्टिक मैलिक, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। भैया मैलिक, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, जल्दी बताएंगे। अरे दूध से दही बनने में, ठीक हो गया, दही में पाया जाता है। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली। तो नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कैसा एसिड, सिट्रिक। एक आध नाम और लिख लो, टमाटर, सब नोट करते रहेंगे मेरे साथ। टमाटर में ऑक्जेलिक, मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में।
मेथनोइक अम्ल, चींटी के डंक में। बिच्छू घास, बिच्छू घास अभी क्वेश्चन आएंगे बिच्छू घास, लेकिन फिलहाल आप ये लिखो, अंगूर में मैलिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल दही में, टार्टरिक अम्ल इमली में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। मैंने बोला था ना सारे ऑप्शन बताते हुए चलूंगा, सारे क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलूंगा, आपके जितने भी चीज़ें एक साथ बताई जा सकने वाली हूँ। निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण वैद्युतीय तत्व कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है, ऋण वैद्युत तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक ही तत्व होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरीन तत्व एक ऐसा तत्व है पूरे आवर्त सारणी में जो सबसे ज्यादा क्या है, ऋण वैद्युति है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर पाई जाती है। ब्रोमीन Br परमाणु क्रमांक है, एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में, परमाणु क्रमांक 35 होता है। सोडियम Na है, परमाणु क्रमांक है 11 है। ऑक्सीजन O है, परमाणु क्रमांक 8 है, नोट कर लेंगे। नौसादर और नमक के मिश्रण में से नौसादर पृथक कर सकते हैं। नौसादर मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है नौसादर, NH4Cl नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। चुंबक द्वारा, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन, छनन द्वारा। भैया आसवन, चुंबक द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को पृथक कर सकते हैं। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के द्वारा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट, लवण है और अम्लीय है। NaCl, NaSO4 नॉट रिटन एज NaHSO इज द इक्वेशन। ये क्या लिखा है, अच्छा जो इक्वेशन में लिखते हैं तो ये लिखते हैं, ठीक है भैया। NH4SO4, ये देखो NaHSO4 जी, NaHSO4 सबसे ज़्यादा अम्लीय यही है, ठीक है। NH4S सबसे ज़्यादा अम्लीय है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया कर लेती है। भैया बताइए, सोडियम है क्या, कौन सी धातु जल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। आप कहोगे मैग्नीशियम है क्या, एल्यूमिनियम है क्या, सोडियम धातु है क्या, सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है। हाँ भैया, सोडियम धातु ऐसी धातु है जो कि पानी में भी आग पकड़ लेती है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे पानी में फेंकने पर विस्फोट होता है, वही ये सोडियम धातु है। वही क्वेश्चन बोला था कि सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करता है पानी के साथ, सोडियम। पोटेशियम भी है, नाम याद रख लेना। एसिटिक अम्ल भी बताया था ना, CH3COOH में क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का सरल अनुपात कितना है। भैया C कितने हैं इसके अंदर, 2C हैं भैया। कार्बन, हाइड्रोजन दूसरे नंबर पर, हाइड्रोजन कितने हैं जल्दी से देख लो, 1 और 1 2 3 और 1 4 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1 2 हैं। तो हो जाएगा, काट कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 2 1 1 2 1 इसका राइट आंसर। आज की क्लास का 50वां क्वेश्चन ये रहा। पीतल है, पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, आपको पता है अलॉय है। ब्रास क्या है, एक अलॉय है। भैया किस किस का मिश्रण है, Cu प्लस Zn। Cu का कितना भाग, 70%, Zn का कितना भाग, 30%। ये मैम ने बताया हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन थे आज की क्लास के, आपने देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। ये देखिए पूरी PDF बनी हुई है। बायोलॉजी दिखाऊं आपको, देखो जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, सब कुछ लगाया हुआ है। 3R क्या क्या है, 3R का ये फॉर्मूला है। ये रहा महीन कणिकीय पदार्थों में अनंत शोषण, सब कुछ रखा हुआ है। आप टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार हमने 119 रुपये कहाँ दे दिए, क्या कर दिया, ऐसा आपको कभी फील नहीं होने दूंगा। आप कहोगे ये तो 119 रुपये का कोर्स था ही नहीं भाई, ये तो हज़ारों का कोर्स बिक रहा है। आप ऐसा बोलोगे कि सर ये कोर्स तो आजकल मार्केटों में हज़ारों का बिक रहा है, जो आपने 119 का दिया है। 119 भी मेरे पास नहीं आए हैं, याद रखना। कुछ % यूट्यूब काटता है, सर्च कर सकते हो कितना काटता है। आधा पैसा भी मेरे पास नहीं आया है, उस आधे पैसे में से PDF बनाई जा रही है मात्र, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे, आपके लिए सब कुछ वर्क चल रहा है। बेहतरीन क्लास, आपको मज़ा आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको मज़ा ना आए। आपने सीरियस तरीके से सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपको आज बहुत कुछ पता चला होगा कि भाई ये चीज़ तो हम रटते थे, चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है। सोचो अभी तो एक ही क्लास हुई है, ऐसे ही जब 30 क्लासें चलेंगी, जब पूरे के पूरे, अभी तो आधा ही सेट हुआ, एक सेट भी नहीं हुआ है, जब पूरे 15 सेट होंगे, आपके हाथ में ऐसे नोट्स होंगे, आप दूसरे से जाके कह सकते हो कि मैंने पढ़ाई कर रखी है।
ऐसी पढ़ाई आप कर रहे हो। बस मात्र ये क्लास 1 घंटे की होगी या 1 घंटा 10 मिनट, जितनी भी है आपको पूरी एकदम अच्छे से नोट करनी है। आपने पैसे खर्च करे हैं और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मैं आपसे फ्री बोल रहा हूँ। आपको क्लास पसंद आई होगी, कोई भी सुधार करनी है आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर उस पर अपनी बात लिख दीजिएगा, कमेंट कर दो। कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, आपको कोई अच्छा तरीका और आता है कि सर ऐसे पढ़ा दो, मैं वैसे भी तैयार हूँ, बस आप कहो, लेकिन वो तरीका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको मैं वो कर दूं, वो मुझे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये बात सही है आप लोगों की, तो मैं ऐसा उसे कर दूंगा। मैंने आज पूछा कि 100 क्वेश्चन कराऊं या 50, सभी बच्चों ने कहा कि सर 50-50 क्वेश्चन करके डेली कराओ। मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपकी बात सुनूंगा। आपका एक बड़ा भाई, छोटा भाई, सर, टीचर, जो मानते हो आप मानिए, पर जो मैं राय आपको दे रहा हूँ आप उसी राय पर चलते रहोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इसी कामना के साथ मैं मिलूंगा कल एक फिर बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।